जय सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के 4th चैप्टर परमाणु यानी एटम्स से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग, जिसमें उन्होंने अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था और अल्फा कण का प्रकीर्णन करके नाभिक की खोज किया था। यानी रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। एक बात हम आपको बता दें कि यह प्रयोग सबसे पहले खोज तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1911 ईस्वी में इन्होंने नाभिक की खोज की थी। और खोज में किसका प्रयोग किया गया था? तो तीव्रगामी अल्फा कण का प्रयोग किया गया था। और तीव्रगामी अल्फा कण कहाँ से प्राप्त होता है? तो पोलोनियम से प्राप्त होता है। और पोलोनियम हमारे देश में, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जितनी भी परमाणु भट्टियां हैं, सभी परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में पोलोनियम का ही यूज किया जाता है। ये चीज आप अपने माइंड में रखे रहिएगा। ये चीजें कंपटीशन वगैरह में भी पूछी जाती है। और दूसरी चीज ये कि हम लोगों के पास, ये हमारे देश में पोलोनियम तो होता नहीं है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश में आता है पोलोनियम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सफिशिएंट मात्रा में पोलोनियम पाया जाता है। अब चले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम रदरफोर्ड का प्रयोग। तो रदरफोर्ड का प्रयोग, हालांकि इस प्रयोग को आप क्लास 9 से पढ़ते आए हैं, 9, 10, 11, 12 सब में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रयोग क्या हुआ रदरफोर्ड का? तो इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली थी। पन्नी का मतलब आप समझते हैं पतली परत। तो सोने की पतली पन्नी ली और पतली पन्नी लेकर इसके ऊपर तीव्रगामी अल्फा कणों का बौछार किया। तो जब तीव्रगामी अल्फा कण का बौछार किया तो होता ये था कि कुछ अल्फा कण आते थे और ऐसे सीधे निकल जाते थे। तो जब ये अल्फा कण ऐसे आते थे, सीधे निकल जाते थे, फिर जो है, तो जब अल्फा कण सीधे निकल जाते थे तो रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का, ये जो है एक तरह से परमाणु का बड़ा आकार हम दिखाए हैं यहां सोने की पतली पन्नी पे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो यहां जो है, जब अल्फा कण को भेजा गया तो तीव्रगामी अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल जाते थे। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है खोखला होता है। अगर खोखला नहीं होता तो अल्फा कण जिस वेलोसिटी से एंट्री करते थे उसी वेलोसिटी से एग्जिट कर जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये निश्चित रूप से कुछ भाग परमाणु का खोखला होता है। इसके बाद देखा गया तो कुछ अल्फा कण जब आते थे तो आने के बाद वो टकरा करके और सीधे 120 अंश का कोण बना करके यहाँ आए, टकराए और सीधे 120 अंश का कोण बना करके निकल जाते थे। तो 120 अंश का कोण बना करके निकलने का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा कण आ रहे हैं और अल्फा कण आ करके जब यहाँ नाभिक, कोई नाभिक की बात, अभी उस समय नाभिक की खोज नहीं हुई थी, उन्होंने ये बताया कि परमाणु के बीच में कोई एक कड़ा भाग है, बहुत कड़ा भाग होता है, और उस कड़े भाग के ऊपर धन आवेश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो अल्फा किरणें निकलती है, अल्फा कण जो निकलते हैं, अल्फा कण के ऊपर धन आवेश होते हैं। अगर इस नाभिक के ऊपर ऋण आवेश होता तो ऋण आवेश धन आवेश को क्या करता? अट्रैक्ट कर लेता अपने पास। लेकिन
ये निकल करके यहां से तिरछे निकल के चले जाते हैं लगभग 120 अंश का कोण बना करके। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो अल्फा कण है, ये अल्फा कण जा करके किसी बहुत कठोर भाग से, परमाणु के किसी कठोर भाग से और कठोर भाग के बिल्कुल किनारे वाले भाग से जाकर के टकराए होंगे, तभी ये 120 अंश का कोण बना करके आगे बढ़े होंगे। इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ और अल्फा कण आए, तो वो अल्फा कण यहां से टकरा करके और टकराने के बाद सीधे 90 अंश का कोण बना करके ऊपर चले गए, और फिर कुछ अल्फा कण टकरा करके यहां 90 अंश का कोण बना करके नीचे चले गए। यहां से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे हम अंदर के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये परमाणु यानी जो बीच वाला कड़ा भाग है, इस बीच वाले कड़े भाग की डेंसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां टकराने के बाद पहले तो 120 अंश का कोण बन रहा था और यहां टकराने के बाद सीधे 90 अंश का कोण बना जा रहा है। इसका मतलब कि ये बीच वाला जो पार्ट है ये काफी कड़ा होगा और धन आवेशित तो होगा ही, लेकिन इसके बाद एक अल्फा कण और देखा गया कि एक अल्फा कण जैसे आता है टकराने के बाद 180 अंश का कोण बना करके, यानी सीधे जैसे आता है वैसे ही वो वहां से रिटर्न हो जाता है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसका बिल्कुल ये जो अल्फा कण जा करके टकराया होगा और टकरा करके सीधे रिटर्न हो गया होगा, यह निश्चित रूप से उसका बीच वाला भाग रहा होगा। और चूंकि ये अल्फा कण को प्रतिकर्षित कर दे रहा था, रिपेल कर दे रहा था, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि इसके ऊपर धन आवेश होता है। तो अब यहां रदरफोर्ड ने बतलाया कि परमाणु के केंद्र पर एक धन आवेशित भाग होता है जिसको न्यूक्लियस कहा गया, नाभिक कहा गया। और इसके अतिरिक्त उस समय तक यानी 1911 में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ ये मालूम था कि परमाणु के भीतर एक धन आवेशित कड़ा भाग होता है और जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब नाभिक कहते हैं तो फिर नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक के त्रिज्या की गणना कैसे होगी, तो इसके लिए इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा करके, जैसे ये आप देख रहे हैं, अगर ये तत्व का नाभिक है तो आपको मालूम है नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, दोनों का आवेश बराबर होता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। अगर परमाणु क्रमांक यहां Z है, परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दिया जाए तो यह पता चल जाएगा कि इस नाभिक पर टोटल कितना आवेश होगा। नाभिक की त्रिज्या कैसे रदरफोर्ड ने ज्ञात की, हम आपको यह बताने जा रहे हैं। ये जो तीव्रगामी अल्फा कण था, तीव्रगामी अल्फा कण को भेजा, अल्फा कण के ऊपर भी धन आवेश, नाभिक के ऊपर भी धन आवेश। और आपको मालूम है कि ये जो अल्फा कण होता है, ये अल्फा कण, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना आवेश होता है और अल्फा कण पर धन आवेश होता है। यानी अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना +2 ही। तो देखिएगा
वास्तव में ये जो प्रयोग किया गया था ये सोने पर किया गया था। तो ऐसे आप दिमाग में रखिए कि ये सोने का नाभिक है, बाद में जेड के जगह पर सोने का हम परमाणु क्रमांक रख देंगे। तो ये जो है सोने का नाभिक है। हम ये जनरल फार्मूला निकालने जा रहे हैं कि इस फार्मूले के आधार पर सोना ही नहीं, किसी भी तत्व के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो आप ज्ञात कर लेंगे। इसलिए इसका परमाणु क्रमांक हम अभी जेड माने हैं, बाद में जेड के स्थान पर हम सोने का परमाणु क्रमांक रख देंगे 79। तो चलिए जरा ध्यानपूर्वक देखें, चूंकि अल्फा कण की वेलोसिटी बहुत अधिक होती है और ये नाभिक है, नाभिक पे धन आवेश होता है। तो जब वेलोसिटी बहुत अधिक, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है, और ये अल्फा कण पोलोनियम से प्राप्त हुआ था, और पोलोनियम से प्राप्त होने वाला जो अल्फा कण होता है वो हाई एनर्जेटिक होता है, इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। तो जब ये अल्फा कण निकल करके आते हैं तो पहले तो ये दूर थे, तो जब दूर थे तो इनके बीच न तो आकर्षण का बल लग रहा था न प्रतिकर्षण का बल लग रहा था। लेकिन ये अल्फा कण जैसे जैसे नाभिक के समीप पहुंचने लगे, क्योंकि दोनों पर आवेश एक समान है, तो दोनों पर आवेश एक समान होने के बाद दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगने लगा। जब दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगने लगा तो फिर क्या हुआ, ये नाभिक इसको रिपेल करने लगा, यानी इसकी वेलोसिटी कम होने लगी। वेलोसिटी कम होने लगी यानी इसकी गतिज ऊर्जा घटने लगी, इसकी गतिज ऊर्जा घटने लगी, और गतिज ऊर्जा घट रही, इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। और जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि आपको मालूम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा बढ़ रही है यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। और जानते हैं क्या होता है, ये चूंकि ये हाई वोल्टेज का अल्फा कण होता है, इसलिए यह नाभिक के लगभग समीप चला जाता है, और जब लगभग समीप चला जाता है तो इसकी वेलोसिटी एक ऐसी स्थिति आती है कि इसकी वेलोसिटी लगभग जीरो हो जाती है। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये अल्फा कण यहाँ आते आते बिल्कुल आकर के रुक जाता है, अब यहाँ से ये रिटर्न होने लगता है, वापस होने लगता है। तो अब यहाँ से रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेंटर वाला भाग है तो ना, और ये अल्फा कण आकर के यहां से रिटर्न हो रहा है, तो अगर अल्फा कण यहां से रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक की जो त्रिज्या होगी, ये जहां से रिटर्न हो रहा है उस दूरी से नाभिक की त्रिज्या कम ही होगी। तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब इसके बाद इन्होंने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। और आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए दो आवेशित कणों की स्थितिज ऊर्जा को हम पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में पढ़ाए थे कि U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होता है Q1 Q2/R। स्थितिज ऊर्जा के लिए आप इस फार्मूले को पढ़े थे, लेकिन जानते हैं यहाँ पर R के जगह पे हम R0 रखेंगे। R0 का मतलब क्या, अल्फा कण जहां पहुंच गया था वहां से और नाभिक की त्रिज्या के बीच की दूरी, याद रखे रहिएगा, यहां से ये अल्फा कण रिटर्न हो गया था, वापस हो गया था। आपने देखा था ना सबसे मिडिल वाला जो प्रयोग था कि अल्फा कण आया था और टकराया, टकरा करके सीधे 180 अंश का कोण बना करके लौट गया था। इसका मतलब ये हुआ कि सोने के नाभिक की जो त्रिज्या होगी ये R0 से कुछ कम होगी, बिल्कुल एक्यूरेट R0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इतनी दूरी पर से तो ये टकरा करके अल्फा कण रिटर्न हुआ था, तो अल्फा कण रिटर्न हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो R0 से कम होगी। तो अब जो है इस डिस्टेंस को R0 मान लिया गया। तो अब यहां से U = अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 का मतलब हो गया, Q1 अगर हम इस नाभिक पर आवेश मान लें
तो नाभिक का जो आवेश होगा वो Ze होगा, और Q2 का मतलब अल्फा कण का आवेश, तो अल्फा कण का जो आवेश होगा 2e होगा, और फिर इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी है r0। और आपको मालूम है कि यहाँ पर आने के बाद पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो फिर स्थितिज ऊर्जा के जगह पे हम गतिज ऊर्जा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमको गतिज ऊर्जा बड़ी सरलता से निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया 2z, और E इंटू ई हो जाएगा E² अपान हो गया r0 हमको निकालना है। और बार बार मैं कह रहा हूं r0 का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना समीप जा करके रिटर्न हुआ था वो दूरी r0 होगी, यानी सोने के नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो r0 से कम होगी। तो हम लोगों को r0 की वैल्यू पहले ज्ञात करना है। तो r0 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर हम यहाँ r0 लाते हैं तो देखिए r0 को हम यहाँ इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे? तो अब ये वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ze², ये z है, 2ze² अपान k हो जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से अगर हम r0 की गणना करेंगे तो r0 का जो मान निकलेगा, r0 का यह मान r0 से नाभिक की त्रिज्या जो होगी वो r0 से कम होगी। अब देखें जरा, हम लोगों को अब सबकी वैल्यू रखना है यहाँ पर, और सबकी वैल्यू रख करके हम लोगों को नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। लेकिन इसके पहले हम लोगों को k की वैल्यू ज्ञात होनी जरूरी है। जब k की वैल्यू ज्ञात होगी, और k क्या है? अल्फा कण है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है। और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा आपको मालूम है, k फार्मूला अप्लाई कर देंगे mv², हाफ mv²। तो अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये v अल्फा हो जाएगा, v अल्फा²। और एक चीज हम आपको बता दे चुकी, ये अल्फा कण था तो अल्फा कण की वेलोसिटी हो जाएगी, तो k हाफ, और m के जगह पे m अल्फा हो जाएगा, अल्फा कण का मास हो जाएगा। तो अल्फा कण का जो मास होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हुआ करता है 6.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और इसके साथ साथ अल्फा कण की जो वेलोसिटी होती है ये 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है। स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू 1, चूंकि स्क्वायर करना है तो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और फिर 10⁻7 का स्क्वायर कर देंगे 10⁻14 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद यहां से k की वैल्यू यानी अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी हमको ज्ञात हो जाएगी। और जब अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी हमको ज्ञात हो जाएगी तो यहां पे रखेंगे z क्या है? z है सोने का परमाणु क्रमांक, और सोने का परमाणु क्रमांक आपको मालूम है ये 79 हुआ करता है। अब इसके साथ साथ जो है यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिए, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब देखिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको मालूम ही है, तो r0 = हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और फिर ये हो जाएगा 2z के जगह पे 79, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा -38, और ये अपान हो जाएगा k की वैल्यू यहां से रख दिया जाएगा। हालांकि यहां कुछ कटने लायक दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर अगर देखिए हम k की वैल्यू सीधे यहां रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6.7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, और फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए इस 2 को हम ऊपर लेके चले गए, यहाँ पहले ही लिख देते हैं हम 2 ऊपर लेके चले गए, और फिर ये है आपका 10⁻⁻27 और ये 14, तो -27 और 14 करेंगे तो -13 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर
10⁻⁻13 कर दे रहे हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने की जिम्मेदारी जो है आप लोगों की है। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से R0 की जो वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर आएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण जो था नाभिक के इतने निकट पहुंच गया था, क्योंकि सोने का प्रयोग सोने की पन्नी ली गई थी और सोने के नाभिक के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो अल्फा कण जो था वो नाभिक के इतने नजदीक पहुंच गया था। तो अगर इतने नजदीक पहुंच गया था तो नाभिक की जो त्रिज्या होगी, यानी सोने के नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो इससे कम होगी। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला गया। तो इस प्रकार सोने के नाभिक की गणना की गई कि 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर से कम होगा। अब अगर ये मीटर में रखा गया, इसको आप याद रख रहिएगा, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। अब अगर मान लीजिए Z की वैल्यू आप चेंज करते जाए, Z के जगह पे हम सोने का परमाणु क्रमांक रखते हैं, तो सोने के नाभिक की त्रिज्या निकली है, सोने के नाभिक की त्रिज्या नहीं निकली है। इस बात को भी आप ध्यान में रखे रहिएगा, नाभिक की त्रिज्या इससे कम होगी, ये चीज कंफर्म हुआ, इतनी नहीं होगी, इससे कम होगी। तो इसी तरह से अगर आप Z के जगह पे चांदी का परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक रख देंगे, तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक रखेंगे यहां से नाभिक की त्रिज्या लगभग में निकलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट नाभिक नहीं निकलेगा। यानी यहां से अगर इसको हम सेंटीमीटर में कर देते हैं तो R0 इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े हैं तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दूसरे परमाणु मॉडल में आपको यही बताया गया है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके केंद्र पर निहित होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर के कोटि की होती है। कोटि का मतलब इसमें इसका गुणा होता है, ये कोटिमान अंक होता है। आप लोअर क्लासेस में कोटिमान अंक, सार्थक अंक पढ़े होंगे। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। और फिर परमाणु की त्रिज्या निकाली गई थी, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के कोटि की निकाली गई थी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोगों को नाभिक की त्रिज्या ही निकालनी थी, तो नाभिक की त्रिज्या हम लोगों ने निकाला। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने जो दूसरा अपना परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो दूसरा स्टेप था, दूसरा स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट ये गणना के बाद ही दिया गया था। और यहीं से कंफर्म हुआ था कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर के कोटि की होती है। तो फिलहाल आज हम लोग रदरफोर्ड का प्रयोग हम लोग पढ़े, और रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद नाभिक की त्रिज्या निकाली गई, तो नाभिक की त्रिज्या भी हम लोगों ने निकाल लिया। और फिर इसी तरह से अब हम लोग आगे चल करके ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस स्पीड से चक्कर काटता है। आपको मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटते रहते हैं। तो ये देखना होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल समीप यानी पहली कक्षा में है, तो पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, उसकी ऊर्जा क्या होती है। दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, तीसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है। और किस आधार पर कहा गया कि नाभिक के समीप जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा, आपको मालूम है ना, नाभिक के समीप जो कक्षा होती है उसकी कक्षा को, सबसे समीप वाली कक्षा को K कोस, L कोस, M कोस, N कोस कहा गया। और फिर आपको कहा गया कि K कोस की ऊर्जा सबसे कम होती है, L कोस की ऊर्जा उससे अधिक होती है, M कोस की ऊर्जा उससे अधिक होती है, N कोस की ऊर्जा उससे अधिक होती है। तो क्या केवल ये ऐसे कह दिया गया था क्या? एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया गया, हम आपको आगे चल करके बताएंगे कि पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है और पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है। फिर अगर दूसरी कक्षा हो तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है। लेकिन ये सब ज्ञात करने के पहले आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, और फिर इसके बाद आगे जाकर के सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना होगा। जब इतनी सारी बातें आप पढ़ लेंगे तब ये चीजें क्लियर होंगे। फिलहाल
हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।